Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn a new chapter from class 8th, chapter number 16, light. Students, we know that light is a form of energy, ठीक है, जो हमको पूरा वर्ल्ड देखने में हेल्प करती है. अगर लाइट की एब्सेंस होगी तो हम कोई भी चीज़ विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे. राइट नाउ लेट अस टेक कैन एग्जाम्पल व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय इट रीचेज आवर आईज. ठीक है, अगर लाइट है, लाइट आपको किसी भी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज उसके ऊपर लाइट फॉल होती है और रिफ्लेक्ट होकर के जब वो आपकी आईज में आती है तभी आप उस चीज़ को देख पाते हो. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इस पिक्चर्स में, एक टॉर्च दे रखी है और सामने एक रेड कलर का टॉय रखा हुआ है. ठीक है, जैसे ही टॉर्च की लाइट उस टॉय के ऊपर पड़ती है वो उस टॉय से, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के अगर आपकी आईज में आ रही है तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो. से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पीछे, आपके बैक पर कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, तो आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते. आप क्यों उसे विजुअलाइज नहीं कर पाते? बिकॉज जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तब वो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है आपकी आईज में नहीं जाती है, इसलिए आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो. राइट नाउ when light traveling in a medium falls on the surface it returns back to the same medium. ठीक है, अब लाइट अगर पर्टिकुलर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल एयर में ट्रैवल कर रही है, तो वो ऐसा नहीं एयर में ट्रैवल करेगी तो फिर वाटर के मीडियम से बाहर आएगी. नो, अगर वो एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसी मीडियम से वो वापस आएगी. दिस फेनोमेनन ऑफ सेंडिंग ऑफ लाइट रेज बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉर्च है, वो डिफरेंट मटेरियल, उसके ऊपर टॉर्च की लाइट जा रही है एंड रिफ्लेक्ट होकर के वो वाइट स्क्रीन पर आ रही है. राइट, तो टॉर्च से जो डिफरेंट मटेरियल्स पे जो रे जा रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपके बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन विच इट वॉज ट्रैवलिंग व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस. जिस सरफेस से लाइट ट्रैवल कर रही है सेम मीडियम से वो वापस आ जाएगी. और इस चैप्टर में हम लाइट पढ़ेंगे एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so first thing that which we are going to study is to study the reflection of light on a plane mirror. प्लेन मिरर पे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब इसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है, वो मैं आपको बताती हूँ. व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक वन प्लेन मिरर, वन वाइट शीट यू हैव टू टेक, वन पेंसिल, वन लाइट बॉक्स एंड अ स्केल यू हैव टू टेक. नाउ क्या करेंगे, आप एक प्लेन मिरर लेंगे एंड प्लेस इट ऑन अ वाइट शीट ऑफ द पेपर. आप उस प्लेन मिरर को एक वाइट शीट के ऊपर रख देंगे सो दैट जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज फेसिंग साइडवर्ड्स. मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर ऑन द शीट. आपको वो जो प्लेन मिरर है उसकी साइड्स जो हैं वो एक पेपर पे मार्क कर देनी है. नाउ अ बीम ऑफ लाइट इज नॉर्मली प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग लाइट बॉक्स. ठीक है, जो लैब्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली लाइट बॉक्स का हम यूज़ करते हैं जिससे हम रे ऑफ लाइट ले सकते हैं. ठीक है, उसको हम रे स्ट्रिक अपैरेटस भी बोलते हैं. ना लाइट बॉक्स आपको एक पोजीशन में रखना है, ए पोजीशन में रखना है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. ओपन द स्लिट ऑफ द लाइट बॉक्स. आपको एक छोटा सा गैप जो होता है ना लाइट बॉक्स का उसको ओपन करना है ताकि बहुत शॉर्ट बीम ऑफ लाइट उसमें से ट्रैवल कर सके. नाउ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इट फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर. अब जो लाइट है वो प्लेन मिरर से, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्लेन मिरर से लाइट जो होती है ना, सॉरी, ये जो आपका लाइट बॉक्स है यहाँ से लाइट जो है ना वो प्लेन मिरर की तरफ ट्रैवल करेगी. ठीक है,
ट्रैवल करेगी। नाउ यू सी द, जैसे ही आपकी जो लाइट है वो प्लेन मिरर को टच करेगी, तुरंत ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक दूसरे डायरेक्शन में, एक दूसरे एंगल में, राइट। उस एंगल को आपको मार्क करना है। नाउ आपको इस एक्टिविटी से 3 मेन चीज़ें पता चली हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे एक ऐसी रे है लाइट की जो कि प्लेन मिरर पे पड़ती है। ऑन अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द सरफेस, जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, सरफेस पे जाती है सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दूसरी आती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसी रे है जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ आपको डायग्राम में सब दिख रहा है। और उन दोनों के बीच में जो एक नॉर्मल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, इज नोन एज नॉर्मल रे। उसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं। नाउ आपके पास यहाँ पर 2 एंगल आते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको सब पता चल गया है, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या कहते हैं? 2 मेन लॉज हैं इसमें। सबसे पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा, ठीक है। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकेंड थिंग इज द इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, वो सभी एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है। एक ही प्लेन पे तीनों रे इंक्लाइंड होगी, ओके। ये आपका है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है टू शो दैट फर्स्ट, टू वेरीफाई दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर हमने एक डी ले लिया है जिसमें अब आप देख रहे हो यहाँ पर 20 डिग्री पे रे ऑफ लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पे और वो रिफ्लेक्ट वापस से कहाँ कर रही है? अगेन इट इज रिफ्लेक्टिंग इन दी 20 डिग्री, ओके। सो ये क्या है? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट और जो इमेज बन रही है उन दोनों का साइज और शेप सेम होता है। थर्ड थिंग क्या होती है? इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज भी 5 मीटर डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी, ठीक है। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज इज वर्चुअल। हमेशा जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, मतलब स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, स्क्रीन के पीछे बनेगी हमेशा। नाउ इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है इमेज, ठीक है। नाउ laterally inverted image means an image formed by mirror the left of the object। जो लेफ्ट में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो मिरर में आपको राइट में दिखेगा। ये अगर राइट में ऑब्जेक्ट है तो आपको इमेज जो होती है हमेशा लेफ्ट में दिखेगी। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या है? द राइट लेफ्ट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ प्लेन मिरर। अब
प्लेन मिरर इमेज कैसी कैसी फॉर्म करेगा वो हम देखेंगे। व्हेन यू लुक इन द प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर में देखते हो, ठीक है, यू सी योर इमेज बिहाइंड द मिरर, आप हमेशा देखोगे कि आपकी इमेज जो है ना वो मिरर के पीछे बन रही है। व्हेन यू मूव टूवर्ड्स द मिरर, द योर इमेज ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स द मिरर, आप जैसे जैसे मिरर की तरफ पास जाते जाओगे आप देखोगे कि आपकी इमेज भी मिरर के पास आ रही है। अगर आप मिरर से दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी मिरर से दूर जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, ठीक है, सेम होती है। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी, ठीक है। नाउ रे डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है ओ, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, एक प्लेन मिरर है पी क्यू, उस पर हमने एक थोड़ी दूर पर एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया है ओ, यानी ऑब्जेक्ट लगा दिया है ओ। द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। अब आपकी जो ओ से मतलब जहाँ से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट पे आ रही है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। बट टू रेज OA and OC starting from point O obey the laws of reflection and get reflected along AB and CD। लेकिन हमारी जो दो रे हैं, ठीक है, OA और OC, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो रे हैं, वो क्या कौन सा लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही हैं इसलिए वो रिफ्लेक्टेड हो रही हैं। एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स दे मीट एट पॉइंट आई, अगर हम उसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेगी, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट भी कर रही है पीछे की तरफ, जहाँ पे आपको कैंडल दूसरी कैंडल रखी हुई दिख रही है मिरर के पीछे, ठीक है। फॉर अ व्यूअर आई, ठीक है, अगर हम व्यूअर की आई से देखें तो रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, अगर हम आई से बात करें, ठीक है, व्यूअर की आई की तरफ से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि पीछे एक ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे एक ऑब्जेक्ट है और वहाँ से लाइट हमारी आईज में आ रही है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, बट एक्चुअली वो आई मतलब मिरर के पीछे मीट थोड़ी ना कर रही, इट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। सो वी कैन से दैट वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट आई, तो हम क्या कह सकते हैं कि आई की जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ बन रही है, सॉरी ओ की जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है। नाउ व्हेन यू जॉइन ओ आई एंड मेजर ओ एल एंड एल आई, ठीक है, जब आप मेजर करने जाओगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा कि दोनों जो रेज है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो वो हमें क्या प्रूफ करेगा कि डिस्टेंस जो होता है मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना मिरर से उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज से होगा। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, अगर हम दूसरी बात करेंगे कि मिरर अगर एक्सटेंडेड सोर्स है लाइट का, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे पेन हुआ पेंसिल हुआ, कैन बी कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे हम पेंसिल की बात करते हैं, अगर हम उसको प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो वी टेक टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, हम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स लेंगे ए एंड बी ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स इन कंसिडरेशन। अब अगर बीम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर एक बीम जा रही है पॉइंट ए से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम अ पॉइंट ए स्लैश, ये सेम मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक्टिविटी मैंने आपको इससे पहले बताई ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ व्हेन यू होल्ड अ प्लेन मिरर, अगर आप प्लेन मिरर को होल्ड करते हो इन फ्रंट ऑफ यू, आपको आपका फेस दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, बिकॉज जो इंटायर लाइट होती है दैट फॉल्स ऑन द सरफेस, जो इंटायर लाइट होती है वो सरफेस पे जो सरफेस पे फॉल हो रही होती है गिर रही होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, सब जितनी भी रेज है सब कैसी जा रही हैं पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, मतलब एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रही है।
the phenomenon due to which parallel beam of light on striking a smooth and highly polished surface is reflected back as a parallel beam. मतलब जा parallel रही है लेकिन आ भी parallel ही रही है, उसको हम बोलेंगे regular reflection of light. दूसरी, when you hold a cardboard in front of you, अगर आप अपने सामने कार्डबोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको आपका फेस नहीं उसमें दिखाई देगा. क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज जो एंटायर लाइट है जो सरफेस पे पड़ रही है वो हर डायरेक्शन में इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्कैटर्ड मैनर. मतलब हर एक डायरेक्शन में फैल रही है बट पैरेलल लाइंस के फॉर्म में नहीं फैल रही. यहाँ पे आपको दिख रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जा पैरेलल रही है लेकिन वो फिर स्कैटर्ड हो रही है, उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसमें पैरेलल बीम्स जो होती हैं वो रफ सरफेस को स्ट्राइक तो करती है बट वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है. नाउ मल्टीपल इमेजेस. मल्टीपल इमेजेस मीन्स व्हेन टू मिरर्स आर कैप्ड, दे आर कैप्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल. अगर दो मिरर को हमने एक दूसरे के सामने रख दिया है, दे टुगेदर फॉर्म मल्टीपल इमेजेस. तो वो क्या करेंगे? मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करेंगे. क्यों मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करेंगे? बिकॉज इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर फॉर्म्स द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर. क्योंकि एक मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है और उसी मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैलिडियोस्कोप. मल्टीपल इमेजेस का 1 सेकेंड. हाँ, मल्टीपल इमेजेस का मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. आप यूजुअली आपने मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन तब देखा होगा जब आप सैलून में जाते हो. ठीक है. हेयर कट के लिए जाते हो तब आपको हमेशा बार्बर क्या करता है, आपका अगर पीछे से हेयर कट उसने किया होता है तो पीछे एक मिरर लगा देता है. पीछे एक मिरर लगाता है तो आपको उस बैक साइड की इमेज आपको फ्रंट मिरर में दिख रही होती है. क्यों दिखती है? बिकॉज मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं. मल्टीपल इमेजेस क्यों फॉर्म होंगी? बिकॉज सामने वाला जो मिरर है उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसलिए मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं. नाउ ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वी हैव लर्न दैट ऑब्जेक्ट्स जैसे सन हुआ, स्टार्स हुआ, बर्निंग कैंडल्स हुआ, ग्लोइंग ट्यूबलाइट हुआ, लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, दैट गिव आउट देयर ओन लाइट. ये सब अपनी खुद की लाइट बाहर एमिट करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं जैसे चेयर हुआ, टेबल, बर्ड, प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हमारे जो आसपास होते हैं वो नॉन ल्यूमिनेंस होते हैं. ठीक है. यू कैन सी नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द. आप नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स को कब देख सकते हो? जब कोई ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लाइट को इंक्लाइन करता है. ठीक है. लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी आप उन नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो. एग्जाम्पल मून. मून जो है वो नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट है बट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, बट जब सनलाइट मून के ऊपर फॉल होती है तो इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट इनटू योर आईज एंड यू कैन एबल टू सी द मून. नाउ नेक्स्ट थिंग इज kaleidoscope. But before starting with kaleidoscope, let me give you some examples of multiple images. जैसे when an object is kept in between two mirrors. अगर कोई ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में रखा हुआ है परपेंडिकुलर तो 3 इमेजेस फॉर्म होंगी ऑब्जेक्ट्स की. नाउ व्हेन अ पेयर ऑफ मिरर्स इज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखें तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होती हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं. एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है विच इज 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स. एक जो आप मिरर्स रख रहे हो उसके बीच में कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं उसको आप 360 से डिवाइड करके -1 करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर दो मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो 360 बाय हम 90 करेंगे, 360 बाय 90 -1 करेंगे तो आपको 3 इमेजेस मिलेंगी. ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस को कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ
the application of kaleidoscope, or before starting with that, I want to tell you what is kaleidoscope. Kaleidoscope is एक ऐसा device है which is based on the principle of multiple reflection. मतलब multiple reflections आपको बता सकता है कैलिडोस्कोप. अब कैलिडोस्कोप के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं विच इज इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट 60 डिग्री एंगल पे लगे हुए होते हैं. तो द मिरर्स फॉर्म्ड मल्टीपल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम. तो उसकी वजह से क्या होता है, उन मिरर्स में मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है एक दूसरे के सामने. अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट करेगा विच चेंज व्हेन कैलिडोस्कोप इज रोटेटेड. अब जैसे कैलिडोस्कोप मूव करेगा वैसे ही आपको मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती दिखाई देंगी, ब्यूटीफुल इमेजेस, पैटर्न्स आपको दिखेंगे. अब जैसे डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स, फैब्रिक्स, आर्टिस्ट, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं ताकि उनको आइडियाज मिले फॉर द न्यू पैटर्न. नाउ दी यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. मैं आपको यूजेस बताती हूँ, यूजेस क्या होते हैं प्लेन मिरर के. सबसे पहले आप प्लेन मिरर को एज अ लुकिंग ग्लास यूज करते हो. सेकेंड थिंग, आप उसको एज अ रिफ्लेक्टर्स यूज कर सकते हैं सोलर कुकर्स में. देन थर्ड, टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन, अ सेंस ऑफ ग्रेटर स्पेस व्हेन यू वर्क प्लेस इज स्मॉल. अगर आपकी वर्क प्लेस स्मॉल है तो आप एक फॉल्स डायमेंशन दे सकते हो ताकि आपको आपका रूम थोड़ा इफेक्टिव लगे, बड़ा दिखे. ठीक है. नाउ टू प्रोवाइड फॉल्स डायमेंशन इन शो केसेस डिस्प्लेइंग, जैसे आप ज्वेलर्स की शॉप में जाते हो तो आपको ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस, स्पेक्टिकल्स दिखते हैं, तो वहाँ पर भी हम प्लेन मिरर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको इमेज थोड़ी बड़ी दिखे. लाइट रिफ्लेक्शन कॉजेज ब्राइटनेस. अब लाइट की रिफ्लेक्शन होती है तो ब्राइटनेस होती है, स्पार्कलिंग होती है. ठीक है, मिरर्स की वजह से, तो आपको वो थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है. ओके. आप बार्बर की शॉप में जाते हो तो कस्टमर की हेयर कट के लिए, मीन्स टू सी द हेयर बैक साइड हेयर कट ऑफ द हेड, आप यूज कर सकते हो. फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप के लिए भी आप प्लेन मिरर का यूज कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे. तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, phenomenon of splitting of white light into its component colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. मतलब एक white light का dispersion, मतलब एक white light जब एक प्रिज्म से पास होती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब प्रिज्म से पास होगी, तो वाइट लाइट अलग अलग डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्पर्स्ड हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके. Now, a band of 7 colors formed on a white screen when white light passes through a prism. ठीक है, 7 कलर्स का बैंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. ठीक है, आपने हमें रेनबो देखा होगा, तो रेनबो कब आता है, रेनबो इन स्काई, जस्ट रेनबो अपीयर होता है जैसे ही रेनफॉल खत्म हुई होती है. ठीक है, अब वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पर भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है. नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ह्यूमन आई. ना ह्यूमन आई जो होती है ना, वो बहुत लाइट, ह्यूमन आई हमारी बहुत एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है स्टूडेंट्स. ठीक है, जो हमको इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है. आईलिड्स हैज द शटर्स ऑफ द आईज. अब हमें पता है हमारी जो आईलिड्स होती है, हमारी जो पलकें होती हैं, वो हमारी आइज़ को क्लोज करने में हेल्प करती है ताकि हम अपनी आइज़ को शॉक, इंजरीज या ब्राइट लाइट से प्रोटेक्ट कर सकें. अब स्टूडेंट्स, व्हेन यू लुक एट योर आई इन द मिरर, अब जब आप अपनी आई को मिरर में देखते हो तो यू कैन सी दैट ऑन द आउटसाइड द आई हैज़ आई बॉल. तो आप क्या देख पाते हो कि जो आप जब भी अपनी आइज़ को मिरर में देखोगे तो आप क्या देखते हो कि आइज़ से बाहर एक आई बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ वाइट प्लेट ऑल अराउंड इट, जिसके आसपास वाइट प्लेट होती है. तो आई बॉल जो होती है ना, ये ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल बॉल जैसा दिखता है. ठीक है, ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल बॉल जैसा दिखता है जिसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर. अब आउटर पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, जो बाहर का जो पार्ट होता है आई का, वो 3 लेयर से बना हुआ होता है, 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बना होता है, जो कि है स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना.
ठीक है, जिसके वन बाय वन हम फंक्शंस देखेंगे। स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। फर्स्ट वन इज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है ना, वो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लेयर होती है, यानी बाहर वाली कवरिंग होती है, जो कि वाइट टफ फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। एंड इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं आई के, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज। दूसरी लेयर होती है हमारी कोरोइड। कोरोइड जो है ना स्टूडेंट्स, एक डार्क ग्रे कलर की पिगमेंटेड लेयर होती है, जो कि स्क्लेरा से अटैच्ड होती है और स्क्लेरा के अंदर होती है, उसे हम बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। कोरोइड में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। एंड इट डार्कन्स द आईज फ्रॉम इनसाइड, जो कि आईज को अंदर से डार्क कर देती है, टू प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि अंदर जाके रिफ्लेक्शन ना हो पाए, इसलिए वो आई को अंदर से डार्क कर देती है। थर्ड लेयर होती है बेटा कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है ना, द स्क्लेरा लेयर कंटिन्यूस इन द फ्रंट ऑफ द आई एस कॉर्निया। यही स्क्लेरा जो होती है आगे जाकर के कॉर्निया में चेंज हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यू हो जाती है, नॉट चेंज हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। ये एक ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन होता है लाइट का। ठीक है, और क्या करता है, इट कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल। ठीक है, हमारे आई बॉल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म करती है और अलाउ करती है कि लाइट हमारे आई बॉल के अंदर एंटर कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज रेटिना। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है रेटिना। ठीक है, रेटिना जो होती है ना, इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं। आईज में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन्स सेल्स। जो कोन्स सेल्स होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए एंड कैन डिटेक्ट कलर, वेर एज रॉड सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। मतलब कोन सेल्स क्या करते हैं, कलर को डिटेक्ट करते हैं, और रॉड सेल्स क्या करते हैं, सेंसिटिविटी बताते हैं वेदर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लैक और वाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आइरिस एंड प्यूपल। आपको दिख रहा है यहाँ पे आइरिस एंड प्यूपल है हमारे लेंस के बाहर। तो आइरिस और प्यूपल क्या होती है, इट रिमेन्स बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। मैंने आपको बताया आई बॉल के ऊपर एक लेयर होती है कॉर्निया की, उसी के जस्ट पीछे वाली जो लेयर होती है वो होती है आइरिस। आइरिस क्या करती है, इट लेंस कलर ऑफ द आई। आइरिस आपके आई बॉल के कलर को बताती है। द अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन इन द आइरिस गिव्स कलर टू द आईज। ठीक है, अगर सपोज करो किसी पर्सन की ब्लैक कलर की आईज है, तो वो पिगमेंटेशन उसे कौन दे रहा है, आइरिस दे रहा है, मतलब उसका आइरिस ब्लैक कलर का है। ठीक है, व्हेन द पिगमेंटेशन इज द हाईएस्ट द आइरिस इज ब्लैक। अगर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो आइरिस ब्लैक या ब्राउन होगी। व्हेन द पिगमेंटेशन इज लीस्ट, जब पिगमेंटेशन बहुत कम होगी तो आइरिस का कलर ब्लू होगा। ठीक है, द आइरिस हैज सेंट्रल सर्कुलर अपेरेचर, जिसको हम बोलते हैं प्यूपल। अंदर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्यूपल। ठीक है, द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस क्या करती है, रेगुलेट करती है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज के अंदर जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा, सपोज करो आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में गए हो तो आपकी आंखें थोड़ी बंद होने लगती है। तो आंखें बंद होने लगती है मतलब आइरिस क्या करती है, प्यूपल को छोटा कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में नहीं जा पाती है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, इफ़ अ लाइट इज डिम लाइट होती है ना, तो आइरिस क्या करती है, अगर लाइट डिम है तो आप इजिली देख नहीं पाते हो, तो आइरिस क्या करती है, प्यूपल को एक्सपैंड कर देती है, जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर एंटर कर सके। अगर आप ब्राइट लाइट में जा रहे हो तो आइरिस प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम से कम लाइट हमारे आंखों के अंदर जाती है। ठीक है, द आइरिस कंसिस्ट, अब आइरिस के पास मसल्स होते हैं जिसके थ्रू वो पीपल को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कराती है। नेक्स्ट थिंग इज क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का लेंस दिख रहा है, तो लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि आइरिस के पीछे की तरफ होता है। इट इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। और उस लेंस को किसने पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को पकड़ के रखा है सीलियरी मसल्स ने। नेक्स्ट थिंग इज सस्पेंसरी लिगामेंट।
सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, इट along with ciliary muscle suspensory ligaments also attached to the lens. ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये भी हमारे सीलियरी मसल्स के साथ अटैच्ड होता है. अब सीलियरी मसल्स जो कि लेंस को पकड़े हुए हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज. जो हमारी फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई. व्हेन सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं, तो आई लेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाता है जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है. और जैसे सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती है तो आई लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस. नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन सेपरेट नर्व फाइबर्स. जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें कम से कम 1 मिलियन सेपरेट नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि रॉड एंड कोन सेल्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं टू द ब्रेन. ठीक है, और फंक्शन क्या है उसका? ये ऑप्टिकल मैसेजेस को कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टिकल मैसेजेस को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन. नेक्स्ट थिंग इज एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, ये ऐसा स्पेस है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में विच इज फिल्ड विथ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर. नेक्स्ट थिंग इज विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर जो है ना ये एक ऐसा स्पेस है जो रेटिना और आई लेंस के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस फ्लूइड. विट्रस फ्लूइड जो होता है वो आई को थोड़ा वेट रखता है, जो कि मेनली वाटर से बना होता है एंड इट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई. नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट ह्यूमन आई इज ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा जंक्शन है हमारी ऑप्टिक नर्व के ऊपर, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना के बीच में, विच हैज़ नो सेंसरी सेल्स, जिसके पास कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते, न रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं न कोन शेप्ड सेल्स होते हैं. सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट. मतलब उस स्पॉट के ऊपर आपकी कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हम उसको ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई कहते हैं. ठीक है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वर्किंग ऑफ एन आई मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, वर्किंग ऑफ एन आई. अब लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आई. सबसे पहले लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. लाइट एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में एंटर करती है. किसकी हेल्प से एंटर करेंगी? विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया एंड द प्यूपल. ठीक है, जैसे वो कॉर्निया और प्यूपल के थ्रू अंदर एंटर हुई तो हमारा जो लेंस है इट फोकसेस द रेज ऑफ लाइट. ठीक है, हमारा लेंस फोकस करेगा लाइट रेस को टू फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना. इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर बनेगी. जैसे ही हमारा लेंस फोकस करता है और इमेज फॉर्मेशन करता है, सेंसरी सेल्स, कौन सी सेंसरी सेल्स आइज में? रॉड्स एंड कोन्स जो कि रेटिना पे प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट कर देते हैं. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जैसे ही जनरेट होंगे तो ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक भेजती हैं. ब्रेन एनालाइज करता है इन सिग्नल्स को और एक इमेज को फॉर्म कर देता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज परसिस्टेंट ऑफ विजन. ठीक है, परसिस्टेंट ऑफ विजन मीन्स क्या होता है? व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई. अगर कोई लाइट आप एक ऑब्जेक्ट से आ रही है और आपकी रेटिना पर आती है तो इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना. तो आपकी जो इमेज जो आपकी रेटिना पे बनी होती है वो एकदम से हट नहीं जाती है. एटलीस्ट वो 1/16 सेकेंड तक वहाँ पे बनी हुई रहती है. सो व्हेन still stationary images of a moving objects are flashed on the eye at a rate faster than 16 images per second. ठीक है, मतलब सो व्हेन स्टिल जो स्टेशनरी इमेजेस होते हैं जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स की होती है वो स्टिल आपके ऊपर 16 इमेजेस पर सेकेंड तक बनी हुई रहती है. आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग. जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करते जाता है आपकी आईज उस इमेज को परसीव करती जाती है, उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंट ऑफ इमेज. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में जो कि हम डिस्कस करेंगे.
टू शो द परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, आपको एक सर्कुलर बोर्ड लेना है, एक शीट लेनी है वाइट पेपर की और पीस लेने हैं स्ट्रिंग के। क्या करना है आपको, एक टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर कार्डबोर्ड, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है एंड पेस्ट अ वाइट पेपर ऑन इट। उस कार्डबोर्ड के ऊपर वाइट पेपर हमको स्टिक कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब हम उसके वन साइड पे बर्ड बनानी है एंड अ केज ऑन दी अदर साइड। दूसरे साइड हमको क्या बनाना है, दूसरे साइड हमें बनाना है केज। ठीक है, द साइज ऑफ द बर्ड शुड बी स्मॉलर देन द केज। हमेशा जो बर्ड का साइज है वो केज से छोटा होना चाहिए। अब आप उस कार्डबोर्ड को टांग दीजिए, ठीक है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से। रोटेट द कार्डबोर्ड स्लोली एंड ऑब्जर्व केयरफुली। आप जैसे जैसे कार्डबोर्ड को रोटेट करोगे और ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आपको कार्डबोर्ड को एक हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करना है। तो जैसे आप कार्डबोर्ड को रोटेट करने लगोगे, स्लोली आप क्या देखोगे, द इमेजेस ऑफ द बर्ड एंड द केज इज सीन सेपरेटली। पहले जब स्लोली कार्डबोर्ड मूव कर रहा था, मतलब रोटेट हो रहा था, तो आप क्या देखोगे कि इमेज, मतलब बर्ड की इमेज और केज की इमेज आपको अलग अलग दिख रही। लेकिन जैसे ही आप उसको फास्टर स्पीड्स के साथ मूव करने लगोगे, तो आप क्या देखोगे कि बर्ड जो है ना वो केज के इनसाइड होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारे रेटिना पे इमेज 1/16 तक रहती है। व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ द आई इन बिटवीन दिस पीरियड, द इमेज ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब अगर 1/16 तक हमारी इमेज रेटिना पे बनी रहती है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस बीच में आ जाता है तो उन दोनों इमेजेस का ओवरलैप हो जाता है, मतलब आपको मिक्सड होकर के वो इमेज दिखती हैं। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, नाउ वन ऑफ द रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट एनीवेयर फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ सो एज टू सी द ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड एनीवेयर। हमारे आईज के पास एक एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है तो हम उसको इजीली देख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी, ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस जिसमें आई देख सकती है ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। और फर्दर पॉइंट क्या होता है आई का, यानी फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, मतलब कितनी दूर तक हमारी आईज जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को इजीली विजुअलाइज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, अब डिफेक्ट्स पढ़ेंगे विजन में, डिफेक्ट्स उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, आई जो है ना अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज कर देती है। ठीक है, इन सच कंडीशन जो पर्सन होता है ना उसको क्लियरली ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, कंफर्टेबली वो देख नहीं पाता है। ठीक है, तो द विजन बिकम्स ब्लर, उसकी वजह से विजन जो होता है ना वो ब्लर हो जाता है। तो कॉमन डिफेक्ट्स क्या होते हैं आई में, सबसे पहले है नियर साइटेडनेस, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है ना, मायोपिक पर्सन जो होता है, कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्टली मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ईजिली नहीं देख पाता है। ठीक है, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। मायोपिक पर्सन में क्या होता है, हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है, लेकिन मायोपिक पर्सन में रेटिना के आगे इमेज बनती है, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो पर्सन होते हैं उनको हम स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे लगाते हैं विद द कॉनकेव लेंस। दूसरी है आपकी फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कोई पर्सन होता है वो इज कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स तो दिखेंगे बट उसको पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब इन हाइपरमेट्रोपिया आई में क्या होता है, जो इमेज जो होती है ना वो रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के ऊपर नहीं बनती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम किसी भी पर्सन को स्पेक्टिकल्स लगाते हैं ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड थिंग इज कैटरैक्ट, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। कैटरैक्ट में क्या होता है,
इट इज कॉजेज लीडिंग इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग द अडल्ट। ठीक है, यूजुअली कैटरैक्ट जो होता है ना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मोतियाबिंद कहते हैं, वो 45 ईयर्स के जो एज के पर्सन होते हैं या उससे ज़्यादा के एज के पर्सन होते हैं, उनमें चांसेस होते हैं कैटरैक्ट के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आई लेंस होता है ना, वो क्लाउडी हो जाता है, ब्लर हो जाता है ना, क्लाउडी हो जाता है, उसके ऊपर एक हेजीनेस आ जाती है। और बिकॉज ऑफ दिस क्लाउडीनेस की वजह से क्या होती है, लाइट रेज जो होती है ना, प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस जो होता है रेटिना के ऊपर वो बिगड़ जाता है, और आपको क्या फॉगी इमेज या क्लाउडी इमेज ऐसी इमेज दिखती है। पीपल विथ क्लाउडी आई लेंस आर सेड टू हैव कैटरैक्ट। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनकी क्लाउडी आई लेंस हो जाती है उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। और ये डिफेक्ट हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग द ओपेक लेंस, जो पूरा लेंस होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द आर्टिफिशियल लेंस। एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर बहुत सिंपल और सेफर होता है। नेक्स्ट थिंग इज केयर ऑफ आईज। हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज? ऑलवेज सिट स्ट्रेट। हमेशा आप कैसे अपनी आईज की केयर कर सकते हैं? हमेशा सीधे बैठे जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन। लेटे लेटे आपको नहीं पढ़ना है, इट स्ट्रेन्स द आईज। इसकी वजह से आपकी आईज पर थोड़ा सा स्ट्रेन्स आने लगते हैं। डू नॉट ब्रिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज। आप बहुत ज़्यादा बुक को अपनी आंखों के सामने रख करके नहीं पढ़ें। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा दूर रख कर पढ़ें। डू नॉट रीड वाइल मूविंग इन अ कार और अ बस। आप अगर किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कार या बस में अगर आप चल रहे हैं तो आप वाइल मूविंग यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग। ठीक है, सेकेंड, डू नॉट रीड इन अ डिम लाइट। जो डिम लाइट होती है या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, आपको उसमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन। अगर कम लाइट आ रही है, इनसफिशिएंट आई आ रही है, तो आपको जो इनसफिशिएंट लाइट होती है, ठीक है, उसकी वजह से आई स्ट्रेन हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है। बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है तो आपकी रेटिना को भी इंजर्ड कर सकती है। सो बेटर है कि आप अच्छी लाइट में पढ़ें। यू हैव टू रीड इन अ गुड लाइट। डू नॉट वॉच टेलीविजन और रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम तक आप एकदम रीडिंग करते रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपकी आइज़ पर अफेक्ट हो सकता है। सिट एटलीस्ट 6 फीट। आपको टेलीविजन से, टीवी से एटलीस्ट 6 फीट दूरी पर बैठना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज विद डर्टी हैंड्स। अपने डर्टी हैंड्स से या डर्टी क्लॉथ से अपनी आइज़ को रब नहीं करें। इसकी वजह से क्या होता है, जर्म्स जो होता है ना, वो हमारी आइज़ के अंदर एंटर कर सकते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज। अगर आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं आपकी आइज़ के अंदर चले जाएंगे, तो चले जाते हैं, तो यू हैव टू वॉश द आइज विथ क्लीन वाटर। तो आप अपनी आइज़ को क्लीन वाटर से धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग इज वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। आप अपनी आइज को थोड़े थोड़े टाइम में क्लीन वाटर से वॉश करें। नाउ व्हेन यू फील स्ट्रेन इन योर आइज। अगर आपको स्ट्रेन फील हो रहा है आपकी आइज में, तो आपको आई साइट चेकअप कराना चाहिए, स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ विटामिन ए। अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की लैकिंग है, ठीक है, तो फिर तो आपकी आई प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बिगिनिंग में द पेशेंट इज अनेबल टू सी प्रॉपरली एट नाइट और इन अ डिम लाइट। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा कि किसी भी पर्सन या पेशेंट को रात में नहीं दिखेगा, डिम लाइट में नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ आइज। वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो जाती है, क्लाउडिंग हो जाता है कॉर्निया का। ऐसी कंडीशन के बाद कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड विटामिन ए इन द डाइट। इसलिए हमें हमेशा विटामिन ए हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज फूड रिच इन विटामिन ए इंक्लूड लीफी। अब कैसे फूड्स हमें खाने चाहिए? लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, स्पिनच हुआ, रेड कैरेट्स, ब्रोकली, कॉड लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स जैसे पपाया, मैंगो। ये सारे जितने भी फूड है दे आर रिच इन विटामिन ए, सो वी कैन कंज्यूम इट इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ आवर आईज।
नेक्स्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड पीपल. विजुअली चैलेंज्ड और ब्लाइंड पीपल हम किसे बोलेंगे? द पीपल कैन नॉट सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड. ठीक है, ऐसे लोग जो नहीं देख पाते हैं उनको हम विजुअली चैलेंज्ड और ब्लाइंड कहते हैं. ब्लाइंडनेस दो तरह की होती है, क्योरेबल एंड अनक्योरेबल, इनक्योरेबल. ठीक है, इन केस ऑफ क्योरेबल blindness either cornea or eye lens becomes opaque due to some disease or defects. जो क्योरेबल ब्लाइंडनेस होती है उसमें क्या होता है, या तो कॉर्निया या आई लेंस होता है ना, वो ओपेक हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट हो जाता है. इफ क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स ओपेक, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारा वो ओपेक हो जाता है, तो हम उसको सर्जिकली एक आर्टिफिशियल लेंस के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं. अगर कॉर्निया ओपेक हो जाती है तो हम उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह एक हेल्दी डोनेटेड कॉर्निया लगा सकते हैं फ्रॉम अ डोनर. ठीक है, इनक्योरेबल ब्लाइंडनेस जो होती है ना, वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है, मींस कंप्लीट टोटल लॉस होता है विजन का बाय बर्थ या फिर लेटर लाइफ में. मे बी कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है जो कि क्योर नहीं हो सकती ना. बहुत सारी टेक्नोलॉजी एड यूज़ होते हैं फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल. फॉर एग्जाम्पल इज ब्रेली सिस्टम. ब्रेली सिस्टम क्या है? जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, अगर उनको बुक्स रीड करनी है तो उनके लिए प्रिंटेड बुक्स आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेली. ब्रेली एक ऐसा सिस्टम है ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स बाय द रेज्ड डॉट्स. आपको यहाँ इमेजेस में भी दिख रहा है कि थोड़े उभरे हुए डॉट्स रहते हैं जिसकी हेल्प से कोई पर्सन उसको हैंड से फील कर सकता है एंड अज्यूम कर सकता है. अब ये जो डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 6 डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सेल, जो कैरेक्टर्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, नाउ कैरेक्टर्स कैसे रीड कर सकते हैं? बाय टचिंग दैम विद द फिंगर्स. और इस सिस्टम को द फर्स्ट टाइम वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेली, इसलिए इसका नेम ब्रेली सिस्टम है. ठीक है, हु लॉस्ट हिज साइट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. जो लुइस ब्रेली हैं उन्होंने सबसे पहले इस ब्रेली सिस्टम को इन्वेंट किया था, बिकॉज एंड ही इज़ अ पर्सन हु लॉस हिज साइट. उनकी आई साइट जो है वो चली गई थी जब वो छोटे थे. बुक्स एंड पीरियोडिकल्स आर अवेलेबल इन ब्रेली सिस्टम फॉर द विजुअली चैलेंज पर्सन. द प्रेजेंट ब्रेली सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932. ठीक है, इसको पहली बार 1932 में अडेप्ट किया गया था. देयर इज़ अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, साइंटिफिक नोटेशंस हुआ, इसके लिए कॉमन लैंग्वेजेस है, सभी के लिए ब्रेली कोड यूज होता है. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम. नेक्स्ट इज वाइट केन. वाइट केन क्या होता है? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं दे यूज द वाइट केन विद अ रेड टिप टू इम्प्रूव मोबिलिटी. ठीक है, जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो वाइट केन का यूज़ करते हैं जिसमें रेड टिप होती है ताकि वो मोबिलिटी इम्प्रूव कर सकें. दे यूज़ द स्कैन. ये इस स्कैन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो डिटेक्ट कर सकें जब वो वॉक कर रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि एक स्टिक जैसा रहता है जिसको हम बोलते हैं वाइट कैन. ताकि ये मोबिलिटी मीन्स जो ये जो वाइट कैन है ये क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जब वो वॉक कर रहे हैं तो वो डिटेक्ट कर सके कि उनके वे में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या नहीं. विद दिस कैन दे ट्रैवल सेफली. ठीक है, ये स्कैन की हेल्प से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकते हैं इन द होम और कम्युनिटी. टॉकिंग डिवाइसेस होते हैं. फिर विजुअली चैलेंज पीपल जो होते हैं वो टॉकिंग इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टॉकिंग थर्मोमीटर, टॉकिंग वॉचेस, टॉकिंग क्लॉक्स, टॉकिंग कैलकुलेटर्स और टॉकिंग कंपासेस. ठीक है, कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं. पर्सनलाइज कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, जिसमें सॉफ्टवेयर होता है जैसे ओरलेक्स, एड्रीन, नॉपिक्स. ठीक है, जो कि विजुअली चैलेंज लोगों के लिए बना हुआ है. ठीक है, ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें फ्रॉम द इंटरनेट. स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इनेबल ये जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है? जो विजुअली चैलेंज पर्सन होता है टू यूज़ मेन स्ट्रीम कंप्यूटर्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इंटरनेट. Last one is the radio reading services. Radio reading services means there are over 100 radio reading services throughout the world that provides reading from periodicals over the radio to the visually challenged people. So students, here your chapter has been
completed. I hope you well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section. Thank you so much for watching the video.